अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 के लेसन नंबर 7 को देखेंगे, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना है, जो कि हमारे पास कंटिन्यू पॉइंट है। हमने लेक्चर नंबर 6 में भी पढ़ा है इसको। तो आज हम बात करेंगे यूटिलिटी की, यूटिलिटी फंक्शंस की। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, थोड़ा लेंथी भी होगा लेक्चर। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। यूटिलिटी क्या होती है? देखिए, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन या खुशी जो किसी कंज्यूमर को चीज़ खरीद कर मिलती है। यानी जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और यूज़ करके खुश होते हैं, तो उस खुशी को यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खरीद कर ज़्यादा खुश होते हो और एक शर्ट खरीद कर कम खुश होते हो, तो हम क्या कहेंगे कि बुक्स आपको शर्ट से ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है। ठीक है, मतलब यूटिलिटी क्या होती है? खुशी का स्कोर होती है। इसके बाद यूटिलिटी फंक्शन क्या होती है? इकोनॉमिस्ट जो है वो खुशी को मेजर करने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ ये बताता है कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है जब वो डिफरेंट गुड्स कंज्यूम करता है। अब हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर दो चीज़ें खरीदता है, एक फूड जो कि एफ से डिनोट करते हैं, क्लॉथिंग जिसे सी से डिनोट करते हैं, और यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर यू इंटू एफ ऑफ सी। यानी आपका यूटिलिटी फंक्शन क्या है? एफ प्लस 2 सी। इस फॉर्मूले का मतलब है कि यूटिलिटी जो है फूड की क्वांटिटी प्लस 2 मल्टीप्लाई क्लॉथिंग की क्वांटिटी। यानी फूड से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 1 यूनिट पर फूड है, और क्लॉथिंग से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 2 यूनिट्स पर क्लॉथिंग है। इसका मतलब कंज्यूमर को क्लॉथिंग ज़्यादा पसंद है, क्लॉथिंग की इम्पोर्टेंस फूड से डबल है। ठीक है, या आप यूँ कह लें, अगर कंज्यूमर ख़रीदता है 3 यूनिट्स फूड के और 2 यूनिट्स क्लॉथिंग के, तो यूटिलिटी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? यू इज़ इक्वल टू एफ प्लस 2 सी। ये फार्मूला है। तो एफ की जगह 3 और 2, और जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 2 यूनिट्स हम पुट कर देंगे। 3 प्लस 2 टू द 4 आ जाएगा, और यू इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। यानी कंज्यूमर की टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी होगी? 7 यूटिलिटी यूनिट्स होगी। क्लियर है बच्चों? सो इस फंक्शन से ये पता चलता है कि हमारा एक्स्ट्रा एक क्लॉथिंग और जो है वो यूटिलिटी में 2 का इंक्रीज़ है। हर एक्स्ट्रा एक फूड मीन यूटिलिटी में 1 का इंक्रीज़। इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉथिंग की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। क्लियर? यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, ये जो आपका यूटिलिटी फंक्शन है ना, इस फार्मूला ज़रूर याद रखना है। और दूसरी बात ये, जहाँ पे जैसे आपको बास्केट्स दिए हुए हैं, यूनिट्स दिए हुए हैं फूड के और जो है वो क्लॉथिंग के, तो आपको पता है अगर आपके पास 8 जो है फूड है और 3 क्लॉथिंग है, तो यहाँ पे आप फार्मूले में पुट करते जाएंगे, 14 निकलता है, यहाँ भी 14 और ये 12 निकलता है। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम भी दिखाई हुई है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके फूड यूनिट्स पर वीक है, ये क्लॉथिंग यूनिट्स पर वीक पर है। ठीक है, सो ये नंबरिंग दी भी, और आप उस हिसाब से इसको बनाते जाएंगे। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल वर्सेस कार्डिनल यूटिलिटी की। पहले हमने यूटिलिटी समझा, यूटिलिटी का फंक्शन समझा। अब इकोनॉमिस्ट ने यूटिलिटी को मेजर करने के 2 तरीके बताए हैं, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी, दूसरा कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल क्या होता है? रैंकिंग वाला कंसेप्ट है ये। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कंज्यूमर सिर्फ चीज़ों को रैंक करता है, यानी कंज्यूमर बताता है कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितनी ज़्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 ऑप्शन है, बास्केट ए, बास्केट बी और बास्केट सी, आप कहें कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यानी ए सबसे ज़्यादा पसंद है, बी उससे कम है और सी सबसे कम है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा आपको पसंद है, बस ऑर्डर पता है, इसीलिए इसका नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी। यानी ऑर्डर से पता चलता है ये ऑर्डिनल है। इसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी यानी मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये। कार्डिनल यूटिलिटी में हम सिर्फ रैंकिंग नहीं करते, बल्कि एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन मेजर करते हैं नंबर्स में। फॉर एग्जांपल, एप्पल खाने से 10 यूटिलिटी, बर्गर खाने से 20 यूटिलिटी है। यानी बर्गर जो है वो एप्पल से डबल खुशी देता है आपको। यहाँ डिफरेंस भी जो है वो पता चल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कार्डिनल। कार्डिनल मतलब काउंटिंग। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रियल लाइफ में हमें एग्जैक्ट नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती। लोग डिसीजन कैसे लेते हैं? बस कंपेयर करके, या फिर कौन सी चीज़ बेटर है। इसलिए ऑर्डिनल रैंकिंग ही काफ़ी होती है कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए। दूसरी बात, हम ये बात करेंगे कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, यानी इनकम की लिमिटेशन। सिर्फ पसंद होना काफ़ी नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए। आप जैसे कि फ़रारी पसंद कर सकते हो, लेकिन बजट अलाउ नहीं करता आपको फ़रारी लेने के लिए, इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर को बजट कंस्ट्रेंट लिमिट करता है। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट बताता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम और प्राइसेस को देखकर कितनी चीज़ें खरीद सकता है।
बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक ग्राफ लाइन होती है जो शो करती है कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च करके फूड और जो है वो क्लॉथिंग की कौन सी जो है वो कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है, यानी जितना पैसा है तो मतलब कि सब कुछ खर्च हो रहा है। इसके बाद वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं हम दो गुड्स यूज़ कर रहे हैं, एक तो फूड की क्वांटिटी, दूसरा क्लॉथिंग की क्वांटिटी। बजट लाइन बताएगी कि कितना फूड और कितनी क्लॉथिंग है जो है वो आप ले रहे हैं, यानी इनकम के अंदर पॉसिबल होती है चीज़ें। तो स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने होंगे। देन हम आगे आते हैं। अब हम प्राइसेस को डिफाइन करते हैं। हमारे पास दो गुड्स हैं, फूड और क्लॉथिंग। उनकी प्राइसेस, फूड की प्राइसेस क्या है, $1 है, और क्लॉथिंग के प्राइस क्या है, $2 है, जैसे कि ठीक है। सो बस याद रखिएगा कि पी एफ मीन जो है वो फूड की प्राइस, पी सी जो है वो क्लॉथिंग की प्राइस होती है। अब हम ये भी देखेंगे कि मनी स्पेंड। देखिए, अगर कंज्यूमर फूड ख़रीदता है तो फूड पर जो है वो खर्च आता है पी एफ मल्टीप्लाई एफ, और क्लॉथिंग पर खर्च आता है क्लॉथिंग पर खर्च, यानी कि पी सी मल्टीप्लाई सी। टोटल स्पेंडिंग कितनी होती है, फूड प्लस क्लॉथिंग की होती है, इसलिए बजट इक्वेशन बन जाती है। सो पी एफ एफ प्लस पी सी सी इज इक्वल टू आई, फूड पर खर्च प्लस क्लॉथिंग पर खर्च इज इक्वल टू इनकम। ये ही बजट लाइन का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंज्यूमर की इनकम $80 जैसे अज्यूम कर लेते हैं, तो कंज्यूमर जितनी भी कॉम्बिनेशंस खरीदेगा, टोटल स्पेंडिंग जो है वो टोटल स्पेंडिंग 80 ही होगी। अब जैसे कि हमारे पास मार्केट बास्केट ए से लेकर जी तक दी हुई है, फूड दिए हुए हैं, फूड की नंबरिंग है, क्लॉथिंग की नंबरिंग दी हुई है, टोटल स्पेंडिंग दी हुई है, कितनी स्पेंडिंग है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि जब कंज्यूमर ज़्यादा फूड ख़रीदता है तो क्लॉथिंग कम ख़रीदनी पड़ेगी उसे, और ज़्यादा क्लॉथिंग ख़रीदता है तो फूड कम ख़रीदेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है वो इनकम लिमिटेड है, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। बजट लाइन का बिहेवियर क्या होता है इसमें, जब हम बजट लाइन पर मूव करते हैं तो एक चीज़ जो है वो बढ़ती है तो दूसरी हमारी कम हो जाती है। मतलब कंज्यूमर एक गुड को दूसरे के बदले सब्सटीट्यूट करता है। क्लियर? बजट लाइन का स्लोप भी होता है इसमें। देखिए, स्लोप बताता है फूड और क्लॉथिंग का रिलेटिव कॉस्ट। फार्मूला जैसे कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस पी एफ ओवर पी सी। हमारे एग्जाम्पल में भी स्लोप जो है वो -1/2 दी गई है, तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। मतलब 1 यूनिट क्लॉथिंग लेने के लिए कंज्यूमर को 2 यूनिट फूड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम इंटरसेप्ट्स देखते हैं। देखिए, वर्टिकल इंटरसेप्ट यानी कि क्लॉथिंग मैक्सिमम। फार्मूला इसमें क्या होगा हमारे पास, C इज इक्वल टू आई बाई पी सी। सो यानी कि आई हमारे पास 80 है और पी सी हमारे पास 2 है, तो हम डिवाइड कर देंगे, 40 आ जाएगा। तो मतलब अगर कंज्यूमर सिर्फ क्लॉथिंग खरीदेगा तो मैक्सिमम 40 क्लॉथ्स होंगे। इसके बाद हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट आ जाता है, जिसमें हम फूड मैक्सिमम देख रहे हैं। F इज इक्वल टू आई बाई पी एफ होगा, यानी आई जो है वो हमारे पास 80 है टेबल के हिसाब से, और हमारे पास पी एफ 1 है तो वो 80 आ जाएगा। यानी अगर कंज्यूमर सिर्फ फूड खरीदेगा तो मैक्सिमम 80 फूड होंगे। क्लियर? तो ये इसके फार्मूलाज और ये छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स आपने जो है वो याद करनी है, ठीक। देन हम आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन इनकम एंड प्राइसेस। बजट लाइन कब शिफ्ट होती है और क्यों होती है? याद रखें, बजट लाइन जो है वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर होती है। इनकम चेंज का इफेक्ट कैसे होता है? देखिए, इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी और इनकम डिक्रीज़ भी हो जाती है। देखिए, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा गुड्स खरीद सकता है वो। बजट लाइन जो है वो आपकी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, बाहर की तरफ। सो लाइन जो है वो पैरेलल शिफ्ट होती है, स्लोप चेंज नहीं होता है। सो इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो ये है कि लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है, स्लोप चेंज नहीं होता, प्राइसेस सेम है, क्योंकि मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है। इनकम डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, अगर इनकम कम हो जाए तो अब जो है वो कंज्यूमर कम गुड्स खरीद सकता है। बजट लाइन अंदर यानी कि इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और फिर जो है वो लाइन पैरेलल ही शिफ्ट होगी, मतलब परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। प्राइस चेंज का इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, अब मान लो इनकम सेम है लेकिन प्राइस चेंज हो जाए, यहाँ बजट लाइन रोटेट करती है, ठीक है। यहाँ बजट लाइन क्या करती है, रोटेट करती है। सो फूड की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि, तो फूड यानी कि मतलब महंगा हो जाए तो अब फूड कम ख़रीद सकते हैं। बजट लाइन जो है वो अंदर रोटेट करेगी, और जो है वो रोटेट होगा क्लॉथिंग इंटरसेप्ट से, ठीक है। सो क्लॉथिंग जो है वो सेम मैक्सिमम रह सकती है, फूड कम हो गया है, ठीक है। फूड की प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तो मतलब जो है वो आप फूड ज़्यादा ख़रीद सकते हैं और बजट लाइन बाहर रोटेट करेगी। सो परचेजिंग पावर जो है वो फॉर फूड इंक्रीज़। दोनों गुड्स की प्राइस चेंज हो जाए तब क्या होगा? देखिए, दोनों प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाए तो मतलब अगर फूड भी महंगा हो जाए और क्लॉथिंग भी महंगी हो जाए और रेशो फिर जो है वो सेम रहे, रिलेटिव प्राइस में सेम हो, तो स्लोप चेंज नहीं होगी, बजट लाइन पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट होगा।
ठीक है, अंदर की तरफ, मतलब ओवरऑल परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर दोनों प्राइसेस डिक्रीज हो जाए, यानी फूड भी सस्ता, क्लॉथिंग भी सस्ती और रेशो जो है वो आपकी सेम हो, तो स्लोप सेम रहेगी, बजट लाइन पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, परचेजिंग पावर इंक्रीज है मतलब कि। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपके क्विज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर चॉइस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। देखिए कंज्यूमर चॉइस क्या होती है। देखिए कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है और अनलिमिटेड नीड्स होती हैं, इसलिए कंज्यूमर हमेशा ट्राई करता है कि अपने पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करें। इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर चॉइस कहते हैं। कंज्यूमर किस कॉम्बिनेशन को चूज़ करता है। देखिए कंज्यूमर वो कॉम्बिनेशन चूज़ करता है जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे बजट के अंदर। इसको हम कहते हैं मैक्सिमाइजिंग मार्केट बास्केट। ये बास्केट दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। कंडीशन वन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन बजट लाइन पर हो। क्योंकि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड करता है, बजट लाइन से बाहर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बजट लाइन के अंदर पूरी इनकम यूज़ नहीं हो रही। सो इसलिए बेस्ट चॉइस बजट लाइन पर जो है ही होती है। कंडीशन नंबर टू में होता है कि कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा पसंद वाला हो, यानी कंज्यूमर हाईएस्ट पॉसिबल इन डिफरेंस कर्व तक पहुंचना चाहता है, यानी बजट जो है वो अलाउ करे तो कंज्यूमर बेस्ट हैप्पीनेस लेवल चूज़ करता है। क्लियर। इसके बाद स्लोप्स आ जाती है। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब बजट लाइन और इन डिफरेंस कर्व टच करते हैं, यानी टेंजेंट पॉइंट पर ना, यानी एक पॉइंट पर। आपको पता है टेंजेंट जो होती है वो किसी न किसी एक पॉइंट पर जब मीट करती है तो वो टेंजेंट लाइन होती है। तो मतलब वो यही है कि बजट लाइन और इन डिफरेंस कर्व जब टच करते हैं टेंजेंट पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर दो स्लोप्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो यही आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट है। सो इसके बाद इन डिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है। इन डिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। फॉर्मूला हमारे पास MRS इज इक्वल टू माइनस डेल सी बाय डेल एफ। मतलब कि कंज्यूमर कितनी क्लॉथिंग सेक्रीफाइस करेगा एक एक्स्ट्रा फूड लेने के लिए, ये कंज्यूमर की विलिंगनेस टू ट्रेड होती है। इसके बाद बजट लाइन का स्लोप है। बजट लाइन का स्लोप होता है माइनस PF/PC, मतलब मार्केट के हिसाब से ट्रेड का रेट है, ये मार्केट का ट्रेड रेट होता है। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब MRS इज इक्वल टू PF/PC हो, यानी कंज्यूमर की विलिंगनेस टू ट्रेड जो है वो मार्केट का ट्रेड रेट है। सो याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कह रहा है कि मैं एक क्लॉथिंग देने को रेडी हूँ 2 फूड के लिए। मार्केट कह रही है कि एक क्लॉथिंग की प्राइस जो है वो 2 फूड है। तो दोनों जो है वो एग्री हो जाए तो इस पॉइंट पर कंज्यूमर परफेक्ट चॉइस करता है। इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी मार्केट को भी 2 फूड पर एक क्लॉथिंग चाहिए और कंज्यूमर भी एक क्लॉथिंग के लिए 2 फूड दे रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, सो ये आपने याद रखनी है। इसके बाद हम आगे जाते हैं। ये आपने स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज ज़रूर याद रखनी है, क्विज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। देन हम आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग न्यू ऑटोमोबाइल्स की। देखिए अब हम देखेंगे कि कंपनीज कंज्यूमर चॉइस थ्योरी को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करती हैं। देखिए पहले आप सिनेरियो समझिए इसका, कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2 ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं और दोनों के पास $10,000 का बजट है। ये पैसा जो है वो कार की 2 चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं, यानी कि एक तो कार स्टाइलिंग पर, डिज़ाइन जो लुक होती है कार की, और दूसरा कार परफॉर्मेंस पर, यानी कि स्पीड, इंजन वगैरह, इन दोनों पर जो है वो ये इस पैसे को $10,000 को खर्च करना चाहते हैं। सो दोनों ग्रुप्स का बजट जो है वो सेम है, लेकिन उनकी जो है वो प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। ग्रुप वन जो है वो स्टाइलिश कार ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी उनकी नज़र में लुक्स जो है वो ग्रेटर दैन होती है स्पीड की निस्बत। जबकि ग्रुप टू जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि स्पीड जो है वो ग्रेटर दैन होती है लुक्स की निस्बत। ठीक है, तो मतलब हर कंज्यूमर सेम नहीं होता, बजट सेम है बट उनकी जो प्रेफरेंसेस है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, सो कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, ऑटो कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कार में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, स्टाइलिंग में या जो है वो परफॉर्मेंस में। अगर रॉन्ग डिसीजन हुआ तो कार सेल नहीं होगी, इसलिए कंपनीज इकोनॉमिक्स यूज़ करती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो सोल्यूशन निकलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूज़ करना, वो कैसे। देखिए कंपनीज क्या करती है, हर कंज्यूमर ग्रुप के लिए बजट लाइन ड्रॉ करती है $10,000 का। ठीक है, यानी और जो है वो इन डिफरेंस कर्व्स ड्रॉ करती हैं प्रेफरेंसेस के लिए। फिर फाइंड करती हैं टेंजेंसी पॉइंट, यानी जहां बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टच करते हैं, तो ये पॉइंट बताता है कि कंज्यूमर स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस का परफेक्ट मिक्स क्या चाहता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए टेंजेंसी पॉइंट बताता है कि कितना बजट लगाना चाहिए स्टाइलिंग पर और परफॉर्मेंस पर। ठीक है, इससे कंपनी बना सकती है प्रोडक्शन प्लान, यानी कि कार का डिज़ाइन, और मार्केटिंग प्लान, यानी कि एडवर्टाइजिंग किस चीज़ की करें। क्लियर। इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा रियल लाइफ मीनिंग के में, कि इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं होती, कंपनीज एक्चुअली यूज़ करती हैं इन्हें कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फाइंड करने के लिए, ताकि कार जो है वो ज़्यादा सेल हो। क्लियर।
अब हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी की, और इसमें हमने नॉन मैचिंग वर्सेस मैचिंग ग्रांट भी देखेंगे। देखिए यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा कैसे दिया जाए। दो ऑप्शंस होते हैं, एक नॉन मैचिंग ग्रांट और दूसरी मैचिंग ग्रांट। वाई एक्सिस पर जो है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर और एक्स एक्सिस पर पुलिस एक्सपेंडिचर्स हैं। मतलब सोसाइटी अपना बजट दो चीज़ों पर स्पेंड करती है, एक तो प्राइवेट गुड्स जैसे कि एजुकेशन हेल्थ वगैरह होगी, दूसरा जो है वो पुलिस सर्विसेज पर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली डायग्राम है इसमें क्या है, बिफोर एनी ग्रांट है, यानी फर्स्ट डायग्राम में ये है। बजट लाइन क्या है, PQ है, गवर्नमेंट ने अभी कोई ग्रांट नहीं दी। पॉइंट ए पर जो है वो बेस्ट चॉइस यानी कि टेंजेंसी पॉइंट है। तो स्पेंडिंग क्या है, कहाँ पर हो रही है, OR पर यानी कि प्राइवेट स्पेंडिंग, और OS यानी कि पुलिस स्पेंडिंग। सो सोसाइटी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा पुलिस पर और कुछ प्राइवेट गुड्स पर खर्च कर रही है। तो ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका। इसके बाद जो है डायग्राम नंबर 2 में देखते हैं नॉन मैचिंग ग्रांट में। ठीक है, नॉन मैचिंग ग्रांट क्या होता है, गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को फिक्स्ड कैश ग्रांट देती है। फॉर एग्जांपल जो है वो कहती हैं कि लो $X जहाँ मर्जी खर्च कर लो। ठीक है, कंडीशन क्या है, पुलिस पर ही खर्च करना ज़रूरी नहीं होता। सो बजट लाइन चेंज होगी यहाँ पर, यानी बजट लाइन जो है वो यहाँ पर पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट करती है TV लाइन में। ठीक है, क्यों क्योंकि इनकम बढ़ गई है और सोसाइटी रिचर हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद न्यू इक्विलिब्रियम जो पॉइंट बी है, इस पे पॉइंट बी पर न्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी सोसाइटी हायर इंडिफरेंस कर्व U3 पर चली जाती है। न्यू स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर OU इज इक्वल टू प्राइवेट स्पेंडिंग हो जाएगी और OZ इज इक्वल टू पुलिस स्पेंडिंग हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि ग्रांट पुलिस के लिए दी थी, लेकिन सोसाइटी ने प्राइवेट स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ कर दी। इसको हम क्या कहते हैं, फंजिबिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फंजिबिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। मनी जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, लोग अपनी मर्ज़ी से रीएलोकेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद डायग्राम नंबर 3 पर आ जाते हैं मैचिंग ग्रांट पर। देखिए मैचिंग ग्रांट क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि जितना तुम पुलिस पर खर्च करोगे उतना ही हम जो है वो मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल यू स्पेंड $1 एंड गवर्नमेंट गिव्स $1, सो पुलिस स्पेंडिंग चिपर हो जाती है यहाँ पर। बजट लाइन का रोटेशन हो गई, यानी अब बजट लाइन जो है वो आपकी रोटेट करती है। क्योंकि पुलिस की जो रिलेटिव प्राइस है वो कम हो गई है। अब पुलिस सर्विसेज जो है वो सस्ती हो जाएगी कंपेयर टू प्राइवेट गुड्स के। सो पॉइंट सी पर जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम बन जाता है। सोसाइटी अब और ज़्यादा जो है वो पुलिस स्पेंडिंग करती है। न्यू जो है वो स्पेंडिंग यानी कि OW प्राइवेट स्पेंडिंग, OX पुलिस स्पेंडिंग। ठीक है, पुलिस स्पेंडिंग नॉन मैचिंग ग्रांट से भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। सो देन हमारे पास डायग्राम नंबर 4 है। यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन है ग्रांट टाइप। ग्रांट टाइप में नॉन मैचिंग ग्रांट और मैचिंग ग्रांट होती है। रिजल्ट क्या निकला, नॉन मैचिंग ग्रांट का रिजल्ट निकलता है कि कुछ पैसा पुलिस प्लस कुछ जो है वो पैसा प्राइवेट स्कूल्स पर। मैचिंग ग्रांट में पुलिस स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैचिंग ग्रांट पुलिस स्पेंडिंग को स्ट्रॉन्गली इनकरेज करता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कॉर्नर सोल्यूशन क्या होती है। देखिए यूजुअली जो है वो कंज्यूमर थोड़ा फूड थोड़ी क्लॉथिंग दोनों जो है वो ख़रीदते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो कंज्यूमर सिर्फ एक ही चीज़ ख़रीदता है। जब कंज्यूमर एक गुड जो है वो सब ख़रीद ले और दूसरा बिल्कुल ना ख़रीदे, तो इसको हम कहते हैं कॉर्नर सोल्यूशन। यानी एक गुड जो है वो सब ख़रीद ले और दूसरा बिल्कुल ना ख़रीदेंगे, तो इसको कहते हैं कॉर्नर सोल्यूशन। यानी जो है वो चॉइस ग्राफ के कॉर्नर पर होती है। ठीक है, यानी कॉर्नर यानी कि एक्सिस पर। इसके बाद यहाँ पर जो ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट है कि कॉर्नर सोल्यूशन तब होती है जब इन डिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करती है एक्सिस पर। मतलब टेंजेंसी मिडल में नहीं होती बल्कि एक्सिस पर होती है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम वर्सेस फ्रोज़न योगर्ट ले लेते हैं। कंज्यूमर के पास दो चॉइसेस है, आइसक्रीम और फ्रोज़न योगर्ट। तो पॉइंट बी पर जो है वो कंज्यूमर सिर्फ आइसक्रीम खरीद रहा है, जो जहाँ वहाँ पर जो है वो फिर फ्रोज़न योगर्ट क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी एक्सट्रीम चॉइस है यहाँ पर। MRS का बिहेवियर क्या होगा, याद रखें नॉर्मल इक्विलिब्रियम में MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशो। ठीक है, सो लेकिन कॉर्नर सोल्यूशन में क्या होगा, ये रूल फॉलो नहीं होता। यहाँ पर जो है वो MRS डज नॉट इक्वल टू प्राइस रेशो होती है। ठीक है, पॉइंट बी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए MRS ऑफ आइसक्रीम फॉर फ्रोजन योगर्ट। बजट लाइन स्लोप क्या है, मतलब कंज्यूमर कह रहा है कि मैं फ्रोज़न योगर्ट छोड़कर और भी ज़्यादा आइसक्रीम लेना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर फ्रोज़न जो है वो योगर्ट ऑलरेडी ज़ीरो है और सेक्रीफाइस करने को कुछ है ही नहीं, इसलिए कंज्यूमर मजबूरन कॉर्नर पर रुक जाता है। ठीक है, सो इस केस में जो है वो MRS ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइस रेशो हो जाता है, यानी कंज्यूमर की प्रेफरेंस मार्केट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंज्यूमर आइसक्रीम को इतना पसंद करता है कि फ्रोज़न योगर्ट लेना ही नहीं चाहता। सो अगर फ्रोज़न योगर्ट की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाए फिर भी कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो फिर भी सिर्फ आइसक्रीम ही लेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉलेज ट्रस्ट फंड के बारे में। देखिए अगर पैसे सिर्फ एक चीज़ पर खर्च करना हो तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा चेंज होगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जेनी डोज का कॉलेज ट्रस्ट फंड की एग्जांपल भी दी हुई है। यहाँ पर क्या है सिचुएशन, जो बिफोर ट्रस्ट फंड है वो क्या है, देखिए जेनी अपनी इनकम जो है वो खर्च करती है दो चीज़ों पर, एजुकेशन पर और अदर कंजम्पशंस पर। बजट लाइन नॉर्मल है, लेकिन जो है वो बजट लाइन नॉर्मल है एंड जेनी जो है वो अपनी मर्जी से मिक्स चूज़ करती है। पॉइंट ए जो है वो बिफोर फंड है, यानी पॉइंट ए जो है वो जेनी की बेस्ट चॉइस है, यानी थोड़ी एजुकेशन, थोड़ी जो है वो अदर कंजम्पशन, ये नॉर्मल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है। ट्रस्ट फंड विद रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब पेरेंट्स ट्रस्ट फंड बनाते हैं लेकिन कंडीशन लगाते हैं, ये पैसा सिर्फ एजुकेशन पर खर्च होगा, यानी जैनी इस पैसे को जो है वो शॉपिंग पर यूज़ नहीं कर सकती। क्लियर। बजट लाइन चेंज है, यानी कि बजट लाइन अब जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, यानी एजुकेशन साइड पर। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ख़रीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है। इसके बाद पॉइंट बी पर जो है देखते हैं, पॉइंट बी पर न्यू इक्विलिब्रियम बन जाता है, जहां जैनी बहुत ज़्यादा एजुकेशन ख़रीद रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये उसकी फेवरेट चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पैसा अदर गुड्स पर भी चाहिए था, ये फोर्स चॉइस है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रस्ट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। देखिए, अब आप इमेजिन करें कि पेरेंट्स कहते हैं कि जैनी जो है वो पैसा जहां मर्जी खर्च करो, अब ट्रस्ट फंड अनरिस्ट्रिक्टेड इनकम बन गया है। सो बजट लाइन पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट करती है, जैनी जो है वो रिचर हो गई एंड जो है वो चॉइस फिर वहाँ पर जो है वो फ्रीडम मिल गई उसे। पॉइंट सी पर क्या है, पॉइंट सी बेस्ट चॉइस होती है, जैनी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट सी चूज़ करती है, ये हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व U3 पर है। अब जैनी जो है वो एजुकेशन भी ज़्यादा ले रही है, अदर कंजम्पशन भी ज़्यादा ले रही है, ये ट्रस्ट हैप्पीनेस पॉइंट है। ठीक है। सो याद रखिएगा, केस जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है वहाँ पर रिजल्ट क्या निकलता है, जैनी फोर्स्ड एजुकेशन ज़्यादा लेती है। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड केस में क्या होता है कि जैनी अपनी मर्जी से मिक्स चूज़ करती है। ठीक है। सो कंक्लूजन निकलता है कि कंज्यूमर कैश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू रिस्ट्रिक्टेड बेनिफिट्स के। इसको हम कहते हैं कैश इज़ बेटर देन इन काइंड बेनिफिट्स। ठीक है। आइसक्रीम कॉर्नर सोल्यूशन कनेक्शन में क्या है कि देखिए, याद रखिए कि जो स्मॉल डायग्राम में आइसक्रीम एंड फ्रोज़न योगर्ट था, पॉइंट बी पर जैनी सिर्फ आइसक्रीम चूज़ करती है एंड ये भी जो है वो एक कॉर्नर सोल्यूशन की एग्जांपल है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर हुआ होगा। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।